Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM Academy क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री और अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वैसे तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल 10th में था, तो पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, कैसे अरेंज होता है, ग्रुप किसे कहते हैं, पीरियड किसे कहते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारे पता है हमें। बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें आज इस 11th में डिटेल में देखना है कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे चेंज होगा, इसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल आई होप सबने देखा होगा। उसके बाद हमें ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स देखने, तो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट करते लेक्चर नंबर 1। तो आज का लेक्चर पहला लेक्चर है, इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज का छोटा सा लेक्चर होगा, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करना है। बहुत सी चीज़ें आज के लेक्चर में आपको पता होगी, मे भी हो सकता है अगर आपने 10th में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी चीज़ें नहीं पता होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 11th केमिस्ट्री विद VM एकेडमी नासिक। हम हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री है ये 18th सेंचुरी की, जब कितने एलिमेंट्स पता थे, ओनली 31। तो 31 एलिमेंट्स जब पता थे तब पीरियोडिक टेबल को क्या किया गया था, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद अच्छा वाला जो पीरियोडिक टेबल आया वो आया 1865 में मेंडेलीव के द्वारा, और वहाँ पे कितने एलिमेंट्स पता थे, 63। धीरे धीरे एलिमेंट्स का क्या हुआ है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट होते गए वैसे वैसे उनको पीरियोडिक टेबल में ऐड करते गए। ओके, तो नीड क्यों थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला कि मैटर क्या होता है, एलिमेंट से बनता है, ये तो हमें पता है। ओके, एलिमेंट्स कितने पता है, अभी 118 से ज़्यादा एलिमेंट्स पता है। ओके, एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, हमें पता है हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। तो इनको अगर स्टडी करने बैठे हम तो कितनी डिफ़िकल्टी होगी अगर उनको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अच्छे से उनका क्लासिफिकेशन नहीं किया। तो इंडिविजुअल कंपाउंड को हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एलिमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए क्या हुआ, नेसेसरी हुआ कि एलिमेंट का सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है, ताकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिले हमें। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वुड द रियलाइज द केमिकल फैक्ट। तो इस क्लासिफिकेशन से कुछ केमिकल फैक्ट पता चले, कुछ नए एलिमेंट क्या हुए, प्रेडिक्ट किए गए। ओके, और कुछ प्रोबेबल प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई जो नए नए एलिमेंट इन्वेस्टिगेट होने वाले थे, तो उसके बारे में। ओके, तो ये ज़रूरत थी पीरियोडिक टेबल की कि क्या है, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन हो तो स्टडी के लिए ईजी हो जाए, ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएंगे और सबके बारे में हम ईजिली इंफॉर्मेशन क्या कर सकते, लिख सकते। ओके, तो कौन से प्रॉपर्टीज़ हमें एलिमेंट के बारे में स्टडी करनी पड़ती है, एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक रेशियो होता है, आयोनिक रेशियो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, इतने सारे प्रॉपर्टी को हमें क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। ओके, तो अभी 19th सेंचुरी, अभी जो है 20th सेंचुरी, तो अभी हमें 118 एलिमेंट पता है, लेकिन 18th सेंचुरी में सिर्फ 31 थे, उसके बाद 63 हुए, धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो कम थे तो उनके बारे में स्टडी करना इजी था, जैसे जैसे बढ़ने लगे उनके बारे में स्टडी करना क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। इसीलिए जो क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी और नीड पड़ी कि एलिमेंट का क्या करना चाहिए, क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ भी चुके हो ये, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे इन्वेंट हुआ पीरियोडिक टेबल। ओके, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था प्राउड। तो प्राउड आए थे ऑलमोस्ट 1815 में। ओके, ये विलियम प्राउड नाम था इनका। उन्होंने एक यूनिटरी थ्योरी को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इनका मैं मानना क्या था, अगर कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 है तो ये क्या कंटेन करता है, ये 12 हाइड्रोजन एटम को क्या करता है, कंटेन करता है। ओके, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर मास नंबर 23 है तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या करेगा, 23 हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा। इसे कहा जाता है प्राउड्स यूनिटरी थ्योरी। ओके, बट इसमें भी लिमिटेशन आ गई, ये तो स्टार्ट थी, तो स्टार्ट में लिमिटेशन आना तो क्या है, एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट तो किया था कम से कम क्लासिफिकेशन करना, कुछ तो उन्होंने आइडिया लाए थे। ओके,
तो उनका मानना था कि ये जो एटॉमिक मास नंबर है होल नंबर है, और इसे ये ऐसे भी कह सकते हो कि सोडियम का अगर 23 तो 23 हाइड्रोजन एटम, लेकिन बाद में पता चला कि जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो तो फ्रैक्शन में भी आता है, तो इसीलिए ये थ्योरी क्या हो गई, थोड़ी सी फेल हो गई। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, हम थोड़ा देख लेते हैं सबके बारे में, आप लोगों ने देखा है ऑलरेडी। दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने उनका ट्रायड दिया था। तो दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डोबेर्नर्स। तो डोबेर्नर्स क्या है, यहाँ पे ट्रायड कहा जाता है इसे, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो दे डोबेर्नर, इन्होंने क्या दिए थे, ट्रायड दिए थे। जैसे एलिमेंट था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 7, 23, 39। तो इनका क्या कहना था, ये जो 39 और 7 है, इनको अगर ऐड कर दोगे तो इनकी एडिशन होगी 46। इसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिडल वाले का क्या मिलेगा, मास नंबर। तभी तक कोई भी एटॉमिक नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा था, सारी जो चीज़ें चल रही थी वो सारे एटॉमिक मास नंबर पे ही चल रही थी, मास नंबर कहा जाता था उसे। तभी किसी को भी पता नहीं था कि एलिमेंट के कोई एटॉमिक नंबर भी होते। तो सारी चीज़ें जो हो रही थी यहाँ पे मास नंबर पे ही हो रही थी। तो इस ट्रायड में क्या होता था, ऐसे उन्होंने ट्रायड बनाए थे। ये पहला ट्रायड था उनका। दूसरा उन्होंने बनाया था यहाँ पे कैल्शियम, सेरेनियम एंड बेरियम। इसका था 40, इसका था 88 और इसका था 137। तो 137 प्लस 40 बन जाता है 177। इसे अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आता था, 88.5। तो ऑलमोस्ट क्या है, इसे माना जाता था कि 88 आ रहा है। ओके, तो ये इसे कहा जाता है डॉबेर्नियर्स ट्रायड। तो इन्होंने ट्रायड मतलब 3 के ग्रुप में क्या किया था, ट्राई किया था एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने का ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास नंबर। बट इनके भी डिमेरिट आए। क्यों डिमेरिट आए, जितने भी ऑल नोन एलिमेंट थे उस टाइम पे, 63 थे उस टाइम पे, सारे इस ट्रायड में फिक्स नहीं हो रहे थे। कुछ एलिमेंट, सिर्फ 9 एलिमेंट क्या हुए थे यहाँ पे फिक्स हुए थे। तीसरा भी ट्रायड में बता देती हूँ आप लोगों को। तीसरा था यहाँ पे, ये था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका था 35.5, इसका था 80 और इसका था 127, सेम आ रहा था। तो वो 3 ही ट्रायड बना पाए, लेकिन सारे एलिमेंट इसमें फिक्स नहीं हुए। ओके, और क्या हुआ, इन द सेम ग्रुप जो ग्रुप लॉ था वाज नॉट ओबे। तो ग्रुप लॉ यहाँ पे ओबे भी नहीं हुआ, तो इसीलिए ये थ्योरी फेल हो गई, ये थ्योरी रिजेक्ट की गई। ओके, तो ये थ्योरी आई थी ऑलमोस्ट 1817 में। मैं ईयर भी बता रही हूँ आप लोगों को। तो 1870 में ये थ्योरी आई थी। इसके बाद ये भी फेल हो गई। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कुक। ओके, तो कुक्स होमोलॉगस थ्योरी कहा जाता है इसे, कुक्स होमोलॉगस थ्योरी। ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, अच्छे से बातें सुननी पड़ेंगी। ये आए थे 1854, बहुत बाद में आए थे 1854 में। ओके, जेपी कुक्स नाम था इनका। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थे एलिमेंट्स के, उन्होंने उसकी होमोलॉगस थ्योरी बना दी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो कुक को क्या मिला, एटॉमिक वेट होता है एलिमेंट का इन द होमोलॉगस थ्योरी इंक्रीज इन रेगुलर फैशन। तो उनके होमोलॉगस सीरीज में जो एटॉमिक वेट था एलिमेंट का, वो क्या हो रहा था, एक स्पेसिफिक मैनर में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। जैसे उन्होंने बताया कि नाइट्रोजन, उसके बाद उन्होंने फॉस्फोरस, उसके बाद उन्होंने आर्सेनिक, उसके बाद उन्होंने एंटीमनी और बिस्मथ, ऐसे क्या किया उन्होंने, ये ज्वाइन किए, मतलब दिए। तो इसका एटॉमिक मास नंबर था 14, इसका था 31, इसका था 75, इसका था 119, वो था, ये था 207। इसे उन्होंने ए कहा, इसे कहा ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए कितना हो रहा था 14, यहाँ पे 14 प्लस बी कितना था 17। यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 14 प्लस 17 प्लस 44। यहाँ पे हुआ ए प्लस बी प्लस 2c हुआ, मतलब 14 प्लस 17 प्लस 2 इंटू 44। ओके, यहाँ पे हुआ 14 प्लस ए प्लस बी प्लस 4c, मतलब 14 प्लस 17 प्लस 3 इंटू 44। तो ऐसे क्या हो रहा था इस होमोलॉगस सीरीज में, जो इंक्रीज हो रहा था मास नंबर, वो क्या हो रहा था, एक रेगुलर पैटर्न में, एक रेगुलर सीरीज में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बट
ये थ्योरी भी क्या हो गई, फेल हो गई, ये भी ज़्यादा चली नहीं थ्योरी, होमोलॉगस थ्योरी, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। उसके बाद आए न्यूलैंड। न्यूलैंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आपके 10th के बुक में भी था। न्यूलैंड्स क्या कहा जाता है, यहाँ पे ऑक्टेव। ये जो न्यूलैंड थे, इनको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक था। तो म्यूज़िक के जो बीट्स होते हैं, उस बीट के हिसाब से उन्होंने क्या, ऑक्टेव का मीनिंग क्या होता है, 8, तो 8। तो ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी उन्होंने आई थिंक 1865 में दी थी। ये बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं हम। AR न्यूलैंड नाम था उनका। तो जैसे ट्यून्स होते, सारे ग म प ध नि सा, वैसे 8 ट्यून को उन्हें लगा कि ये ट्यून जैसे क्या है, यहाँ पे एलिमेंट को हम अरेंज कर सकते। ओके, तो इनके हिसाब से क्या था, इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स वेयर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो क्या होगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे, 8 एलिमेंट वेयर सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अगर एलिमेंट को हम ऐसे अरेंज करते 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाला जो होगा, 8 वाले की पहले वाले की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। फिर से 8 का इंटरवल आएगा तो इसकी सेम होगी। ऐसे क्या बनेंगे, यहाँ पे पीरियड्स बनेंगे। तो इनका कहना था कि ये जो होगा कि जब आप अरेंज करोगे एलिमेंट को इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो पहले एलिमेंट का और 8 एलिमेंट का क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए 8 नंबर पे क्या आ रहा था, सेम एटॉमिक नंबर, मतलब प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसे क्या कहा गया, ऑक्टेव्स कहा गया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अरेंज तो कर लिया, इन्होंने यहाँ पे बताया कि पहले आएगा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन। बहुत हद तक ये क्या था, राइट था। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद आया फ्लोरीन। फिर से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया सोडियम, यहाँ पे आया मैग्नीशियम, यहाँ पे आया एल्यूमिनियम। जितने पता थे सब उन्होंने अरेंज कर लिए। ओके, क्लोरीन। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम ऐसे क्या किए, लगा दिए। तो 7 एटॉमिक मास नंबर में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अलग कलर से लिखती हूँ, थोड़ा सा समझ लो ये क्या था, क्योंकि वो ये छोटे छोटे काम नहीं थे, ये बहुत बड़ी बात थी। 9 11 जो पता थे उन्होंने यहाँ पे उनको अरेंज कर दिया। ओके, तो यहाँ पे 23, उसके बाद 24, 27, 29, 31, 32, 35.5, 39 और 40 जितने पता थे उन्होंने अरेंज किए। और जितने पता थे उसके लिए ये थ्योरी क्या थी, करेक्ट भी थी। लिथियम के बाद 8 नंबर पे कौन आ रहा था, Na आ रहा था। तो लिथियम और सोडियम के बहुत हद तक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थे, सेम थे। उसके बाद बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आ रहा था, मैग्नीशियम के बाद इन तीनों के प्रॉपर्टीज बहुत हद तक क्या थे, सेम थे। तो उन्होंने ऐसे इसको अरेंज किया। बट इस टाइम पे जो यहाँ पे आता है ग्रुप फ्लोरीन, यहाँ पे जो 18 नंबर का ग्रुप आता है जिसे हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो इनर्ट गैसेस तभी तक इन्वेंट ही नहीं हुए थे, तब तक किसी ने इनर्ट गैस को डिस्कवर ही नहीं किया था, इनर्ट गैसेस को। इसीलिए ये थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑक्टेव कहा, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप नया यहाँ पे एंटर करेगा। इनर्ट गैसेस जब डिस्कवर हुए तब ये थ्योरी क्या हो गई, ये थ्योरी फेल हो गई। तो इनर्ट गैस को डिस्कवर करने के बाद ये थ्योरी थोड़ी सी क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये भी थ्योरी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए, सिर्फ सबके बारे में आपके एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या आया, नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लूथर मेयर। इनकी अरेंजमेंट थी। तो इन्होंने क्या किए, ग्राफिकल मेथड दी। तो ये ग्राफिकल मेथड भी इतनी जल्दी से समझ में नहीं आती है। ओके, एटॉमिक वॉल्यूम मतलब मास, मोल मास डेंसिटी, इन्होंने क्या कंक्लूड किया था कि जो होते ही कंक्लूडेड दैट द एलिमेंट्स विल बी पैरेलल, जो होगा प्रोपोर्शन ऑक्युपाई द पैरेलल पोजीशन। तो जिनका क्या होगा प्रोपोर्शन क्या होगा, सेम होगा, वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्युपाई करेंगे। ये थ्योरी आई थी 1869 में। ओके, इनके हिसाब से क्या था, एक फिजिकल प्रॉपर्टी पे ही इन्होंने क्या किया था, ग्राफ प्लॉट किया था। और इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे जो प्रॉपर्टीज थे एलिमेंट के, उनका क्या किया था, एटॉमिक की वेट के अगेंस्ट क्या किए थे, यहाँ पे
उनका ग्राफ, मतलब इस यहाँ पे उन्होंने लिया एटॉमिक वेट, यहाँ पे लिया उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम, ऐसे ग्राफ प्लॉट किए और ग्राफ पे उनको ऐसे ग्राफ दिखे। ओके, मतलब क्या हुआ, यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट इनके प्रॉपर्टीज सेम थे, यहाँ का एलिमेंट यहाँ का एलिमेंट इनके प्रॉपर्टीज सेम थे, यहाँ का एलिमेंट यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट इनके प्रॉपर्टीज सेम थे। तो ऐसे ग्राफिकली उन्होंने क्या किया था, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थे वो क्या किए थे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए थे। लेकिन ग्राफिकल मेथड भी किसी के ज़्यादा समझ में नहीं आई और ये थ्योरी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, तो ये थ्योरी भी उसके बाद क्या हो गई, फेल हो गई। उसके बाद आए जो थ्योरी सबसे ज़्यादा चली वो थे, आप लोगों को पता होगा, मेंडेलीव। इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था। तो मेंडेलीव की थ्योरी सबसे ज़्यादा चली और इन्होंने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इन्होंने भी एटॉमिक वेट ही यूज़ किया था। तो जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट था इसके हिसाब से इन्होंने क्या दी थी, एक थ्योरी दी थी। और जो मेंडेलीव्स लॉ था, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, तो वो हमारे सिलेबस में ही है, तो हमें देखना ही। तो यहाँ तक अच्छे से समझ लो कि ये इतने साइंटिस्ट आए, धीरे धीरे उन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की और बाद में मेंडेलीव आए। तो इसके बाद का पूरा हमें क्या है हमारे सिलेबस में, तो इसके बाद का हम डिटेल में देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आए अभी तक। तो चलो कुछ क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल, पेज नंबर है 93 पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बिफोर द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एटम का पता होने से पहले क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता था, तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्लासिफिकेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको ये याद रखना है, जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं था तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे एलिमेंट के, इसके बेसिस पे क्या होता था, पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन। दूसरा क्वेश्चन है उसी में, बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड इनटू विच 3 टाइप, कौन से 3 टाइप में क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया था। तो 3 टाइप थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। इनर्ट गैसेस तो बाद में आए, तो मेटालॉइड। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु मेड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द 19th सेंचुरी। तो अभी तक जो मैंने नाम बताए तो उन सब का नाम लिखना है आपको, मेंडेलिव्स, न्यूलैंड, उसके बाद है डोबेनियर्स, मेयर, इन सब साइंटिस्ट के नाम लिखोगे। 19th सेंचुरी में इन सब ने क्या किया था, ट्राई किया था कि पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर सके। तो अभी तक ये क्वेश्चन आए थे। चलो अभी हमारा एक्चुअल सिलेबस हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें देखना है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। उससे पहले हम मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ को देखेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि ये पीरियोडिक, ये इनकी थ्योरी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्ज़ाम में। तो नोबेल गैसेस बहुत बाद में, आप लोगों को बता दूं मैं, नोबेल गैसेस बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे। स्कॉट नाम के साइंटिस्ट ने नोबेल गैसेस को डिस्कवर किया था और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये जो हमें देखना है अभी, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं था, लेकिन इस पर ही बेस्ड नया लॉ आया था जिसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता था। तो ये मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ हमेशा एग्जाम में आता है। तो ये लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्या है, डिपेंड भी कह सकते हो आप, डिपेंड ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं एलिमेंट पे, ये किस पे डिपेंड होते हैं, एटॉमिक मासेस पे डिपेंड होते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था, मेंडेलीव ने बताया था। तो जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो जान लिया क्या है, लॉ क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो ये क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मासेस पे ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अभी हमें क्या करना है, मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, इस टेबल को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये उस टाइम पे सारे जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी उन सब ने इसे क्या कर लिया था, एक्सेप्ट किया था।
तो सबके इसमें कोई ना कोई क्या था, थोड़े से ड्रॉबैक्स थे, इनका थोड़ा सा ज़्यादा सक्सेसफुल था, इसके रीज़न भी है। तो हमें अभी देखना है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल था क्या। ओके, तो चलो देखते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। कभी कभी क्वेश्चन आता है मेंशन द फीचर्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो क्या फीचर थे मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल के? तो सबसे पहला फीचर था, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ और एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। पहला फीचर था उस टाइम पे, जिस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, अपना पीरियोडिक लॉ दिया था, वो टाइम था आई थिंक 1869, बहुत पुरानी बात है, 1869। उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे? ओनली 63 एलिमेंट्स पता थे। ओके, और इन्होंने क्या किया था, ऑल 63 एलिमेंट्स वेयर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने सबको अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। मतलब ये पहले साइंटिस्ट थे कि जो क्या है, सारे एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं। अभी तक क्या किया था, जिन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल मतलब अपना क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, कोई ना कोई छूट रहा था, लेकिन इनका ये पहला क्लासिफिकेशन था जहाँ पे ऑल 63 एलिमेंट्स of the periodic table were arranged in an increasing order of their atomic masses। atomic masses के कौन से ऑर्डर में थे? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने क्या कर दिए थे, क्लासिफाई कर दिए थे। सेकंड इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इन्होंने क्या किया था, जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था, इट कंसिडर द वर्टिकल ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल, वो सीरीज कहा जाता था, अभी उसे पीरियड कहा जाता है। ओके, तो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इससे क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर को तो क्या, एटॉमिक मास को तो क्या कर दिया, अरेंज कर दिया पूरे 63 एलिमेंट को। सेकंड था, इन्होंने क्या किया, जो पीरियोडिक टेबल बनाया, अपना पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने बनाया था, छोटा ही था क्योंकि 63 एलिमेंट्स थे। तो इसमें क्या था, जो वर्टिकल थे, ये वर्टिकल ऐसे थे, इनको उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रुप, अभी भी ग्रुप ही कहा जाता है। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल दिए थे उन्होंने, हॉरिजॉन्टल ऐसे, हॉरिजॉन्टल को अभी हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने इसे क्या नाम दिया था, सीरीज। अभी हम क्या कहते हैं, इसे पीरियड कहते हैं, पीरियड 1 पीरियड 2 ऐसे कहते हैं, तब उन्होंने क्या नाम दिया था, इसे सीरीज नाम दिया था। मतलब ये भी काफ़ी हद तक अच्छी बात थी कि उन्होंने ऐसे क्या किया था, वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल कॉलम को उन्होंने क्या किया था, अलग अलग नाम दिया था। तीसरा था एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप शोज द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो जो ग्रुप के एलिमेंट्स थे, इस ग्रुप के, इस ग्रुप के, इस ग्रुप के, सबके प्रॉपर्टीज क्या थे, सेम प्रॉपर्टीज थे, और सारे यहाँ पे ऑक्युपाई हो चुके थे। ये भी बहुत अच्छी बात थी। अभी भी ये वैसा ही है कि जिस ग्रुप के सेम है वो क्या होते हैं, सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सीरीज पीरियड शोज द ग्रेजुअल वेरिएशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर यहाँ से यहाँ पे जाओगे, लेफ्ट से राइट में, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल वेरिएशन आता है, वो तो अभी भी आता है। तो ये भी क्या थी, बहुत करेक्ट बात थी। तो ऐसी क्या बात थी कि जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी, उन्होंने इनके जो पीरियोडिक टेबल को रेडिली एक्सेप्ट कर लिया था। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल रेडिली एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट कम्युनिटी। तो उन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी, उन्होंने इसे एक्सेप्ट क्यों कर लिया? तो जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था रेडिली एक्सेप्टेड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी ड्यू टू द सम एडवांटेजेस। तो दो एडवांटेजेस है, उन दो एडवांटेजेस को भी देख लेते। यहाँ तो पता चला कि 63 को जगह मिल गई, उन्होंने वर्टिकल को ग्रुप कहा, इसको सीरीज कहा, प्रॉपर्टीज क्या थी, ग्रुप में सेम आ रही थी और सीरीज में क्या हो रही थी, ग्रेजुअली चेंज हो रही थी। तो ये सारा अभी भी करेक्ट है। तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, उन्होंने एक्सेप्ट करने के दो रीज़न थे, एक एक रीज़न को देखते हैं हम। पहला रीज़न ये था, मेंडेलीव्स हैड लेफ्ट सम गैप करस्पॉन्डिंग टू सर्टन एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल एज दे मेंटेन पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ था, इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल क्या किया था, ऐसे बनाया पीरियोडिक टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आपकी बुक में मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उन्होंने क्या किया था। तो सपोज ऐसे कि थर्ड ग्रुप है ये, इसे थर्ड ग्रुप समझ लेते हैं, और यहाँ पे फोर्थ ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे ऐसे समझ लो। ओके, यहाँ पे बोरॉन आया, यहाँ पे एल्यूमिनियम आया, इन्होंने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया, क्योंकि तभी तक यहाँ पे जो एलिमेंट था वो तभी क्या है, डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इन्होंने यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया। वैसे ही यहाँ पे कार्बन आया, यहाँ पे सिलिकॉन आया, और इन्होंने इसके नीचे क्या कर दी, जगह छोड़ दी।
तो इन्होंने इसे क्या कहा था, इका एल्यूमिनियम इका सिलिकॉन। मतलब अभी तक ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए, ये एलिमेंट फ्यूचर में कभी तो भी डिस्कवर होंगे और उनको ये जगह मिलेगी। तो ये काफ़ी हद तक क्या थी, अच्छी बात थी उन्होंने बताई हुई, और एक करेक्ट बात भी थी। तो बाद में जब डिस्कवर हुए एलिमेंट, तो ये जो था इका एल्यूमिनियम, इसे अभी हम गैलियम कहते हैं, और ये जो इका सिलिकॉन था इसे अभी हम जर्मेनियम कहते थे। तो उन्होंने जो एम्प्टी स्पेस छोड़ा था उसमें ये दोनों एक्यूरेटली क्या हो गए, फिक्स हो गए। तो पहला पॉइंट एक बार फिर से सुनो, मैं बता रही हूँ। मेंडेलीव हैड लेफ्ट सम गैप, उन्होंने गैप छोड़ दिए। नीचे तो उन्होंने लिख दिया, इसके नीचे आ गया था यहाँ पे जो था इंडियम, यहाँ पे एसएन। तो उन्होंने इसके नीचे क्या किया था, गैप छोड़ दिया। यहाँ पे एक गैप छोड़ा, यहाँ पे एक, इसे उन्होंने नाम दिया था, इसे वो कहते थे इका सिलिकॉन। मतलब सिलिकॉन प्रॉपर्टी जैसा कोई आएगा, और इसे उन्होंने नाम दिया था इका एल्यूमिनियम चाहिए यहाँ पे, और इसे इका सिलिकॉन। मतलब उनका कहना था कि फ्यूचर में क्या होगा, ऐसे कोई तो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे जो इस स्पेस को क्या कर सकते, ऑक्युपाई कर सकते। तो मेंडेलीव हैड लेफ्ट सम गैप करस्पॉन्डिंग टू सर्टन एटॉमिक नंबर, कुछ एटॉमिक नंबर पे उन्होंने गैप छोड़ दिया इन पीरियोडिक टेबल टू मेंटेन द पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मेंटेन नहीं हो रही थी, इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क आ रहा था। तो उनको लगा कि इसके बीच में कोई तो भी एलिमेंट क्या है, फिक्स होने वाला है, तो उन्होंने जगह छोड़ दी उसे। और व्हेन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर वेयर डिस्कवर्ड दे फिटेड वेल इनटू द गैप, इसी गैप में वो क्या हो गए, फिट हो गए। आपके इसमें तो सिर्फ बताया है, मैंने तो आपको एग्जांपल भी बताया। एल्यूमिनियम के बाद उन्होंने गैप छोड़ा था तो वहाँ पे गैलियम एकदम फिक्स हो गया। सिलिकॉन के बाद उन्होंने गैप छोड़ा था तो वहाँ पे जर्मेनियम क्या हो गया, एग्जैक्टली फिट हो गया। ये एक रीज़न था कि मेंडेलीव की जो थ्योरी है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट करती थी। ये पहला रीज़न था कि एम्प्टी स्पेस छोड़ा, और बाद में फ्यूचर में उनके जाने के बाद बहुत बाद फ्यूचर में क्या हुए, वहाँ पे एलिमेंट फिक्स हुए। दूसरा रीज़न क्या था, मेंडेलीव डिड नॉट प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। उनको पता ही नहीं था कि इनर्ट गैसेस जैसे क्या है, कोई एलिमेंट फ्यूचर में क्या होने वाले, डिस्कवर होने वाले। इनर्ट गैसेस पता है ना, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये पता है ना, इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है। जब मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था तो ये गैसेस तभी तक डिस्कवर्ड नहीं थे। स्कॉट ने इनको बहुत बाद में डिस्कवर किया और नोबेल प्राइज़ भी पाया। तो इनर्ट गैसेस उनको नहीं पता था, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस, फिर भी उन्होंने क्या किया था, उनके जाने के बहुत बाद ये क्या हुए, डिस्कवर हुए। और ये पॉसिबल हुआ कि इन्होंने जो लास्ट में जगह छोड़ी थी वहाँ पे ये इनर्ट गैसेस क्या आ गए, लास्ट में आ गए। जो ग्रुप 18 था, इन्होंने 70 तक बनाया था, और जो ग्रुप 18 था वो क्या बन गया, इनके लिए, इनर्ट गैसेस के लिए क्या हुआ, एकदम अप्रोप्रिएट बन गया। तो जो एक्यूमुलेट हुए इनर्ट गैसेस इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल क्रिएटिंग एडिशनल ग्रुप, तो एक एडिशनल ग्रुप में वो क्या हो गए, अपने आप यहाँ पे एडजस्ट हुए, और पूरे पीरियोडिक टेबल को इन्होंने डिस्टर्ब भी नहीं किया। मतलब मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में अगर एक और ग्रुप ऐड कर दो तो ये क्या है, ये जो इनर्ट गैसेस से ऑटोमेटिकली क्या हो गए, वहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो गए। तो ये भी एक रीज़न था कि पीरियोडिक टेबल में इनके लिए कोई चेंजेस नहीं करने पड़े। तो मेंडेलीव ने जो बनाया था उसमें एक ग्रुप ऐड कर दिया तो इनर्ट गैसेस वहाँ पे फिट हो गए। ये दो रीज़न की वजह से क्या है, मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसे सारी साइंटिफिक कम्युनिटी क्या है, एक्सेप्ट करती है। फिर क्या हुआ बच्चों, जो 1913 था, 1931 नहीं, 1913, इस ईयर में क्या हुआ, जो मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ था वो थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, उसे कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसका भी रीज़न है ऐसा क्यों हुआ। तब तक तो सब लोग क्या मान रहे थे, मेंडेलीव की थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे थे सारे के सारे लोग। तो क्या हुआ, दो साइंटिस्ट थे, हेनरी एंड मोस्ले, एक्सरे का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1913 में। ओके, एक्सरे का क्या कर रहे थे वो, एक्सरे जो स्पेक्ट्रा होता है, लार्ज नंबर के जो एलिमेंट्स थे उनके लिए वो कर रहे थे। स्पेक्ट्रा मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और अकॉर्डिंग टू देम रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो एक्सरे का आता है, एक्सरे की जो वेव होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके,
मतलब नंबर ऑफ, तब पता नहीं था उसे एटॉमिक नंबर कहते, तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या हो रहा था, प्रोपोर्शन में। मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सरे के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बड़े एटम के लिए काम कर रहे थे वो। तो प्रोटॉन के नंबर की, अभी हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तभी किसी को पता नहीं होता था कि एटॉमिक नंबर भी होता है। ओके, तो क्या हुआ, एट दैट टाइम एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड द फ्रीक्वेंसी, तो जो एटॉमिक वेट होता है उसके हिसाब से एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता था। तब एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या थी, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर के बारे में कोई भी नहीं जानता था। तो ये प्रॉपर्टी आने की वजह से इन दोनों को लगा, मॉसली एंड दूसरे थे हेनरी, इनको लगा कि ये ऐसा हो सकता है कि जो एलिमेंट्स है उनको जो ट्राई कर रहे हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास नंबर, तो हो सकता है कि कोई और नंबर होगा जो क्या करेगा, पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर सकता है। आ रही बात समझ में? क्योंकि क्या होना चाहिए था, अगर किसी एलिमेंट के लिए काम कर रहे हैं उसका जो स्क्वायर रूट था फ्रीक्वेंसी का, वो किससे रिलेटेड होना चाहिए था, एटॉमिक मास नंबर से रिलेटेड होना चाहिए था। बट वो किससे रिलेट कर रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिलेट कर रहा था, इसके प्रोपोर्शन में आया। तो उनके एक्सपेरिमेंट का लास्ट कंक्लूजन ये था कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द प्रोटॉन। अभी हम इसको एटॉमिक नंबर कहते। तो एट दैट टाइम एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड देयर फ्रीक्वेंसी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट थी फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक वेट, दोनों से उसको पहचाना जाता था। अभी तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर से हम एलिमेंट को पहचानते हैं, लेकिन तब इतना डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था साइंस का। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर नॉट ऑन एटॉमिक वेट। ऐसा किसे लगा, ये जो मोस्ले थे इनको लगा इन 1931, इनको लगा कि जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स के वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं है, वो किसी और नंबर पे डिपेंड है। वो किस पे डिपेंड है, एटॉमिक नंबर। और तब डिस्कवर हुआ एटॉमिक नंबर, और उसके बाद का जो पीरियोडिक टेबल आया वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हुआ, और सारे जो प्रॉब्लम थे सारे सॉल्व हो गए। तो इन्हें पता चला कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है, एटॉमिक नंबर मतलब जेड के क्या है, जेड से क्या है, इसके रिलेटेड आती है। तो एटॉमिक नंबर जेड वॉज कंसिडर एज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और तभी से जो एटॉमिक नंबर है उसे सबसे फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक प्रॉपर्टी बताया गया एलिमेंट्स की। और क्या हुआ, जो मेंडल्स पीरियोडिक लॉ था वो थोड़ा सा क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ, और उसे नाम दिया गया, पहले नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, अभी नाम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो क्या लॉ है, देखो, द फिजिकल, सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा, द फिजिकल, अच्छे से समझ लो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वहां पे भी यही वर्ड थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, वहाँ पे क्या था, एटॉमिक मास नंबर, यहाँ पे वर्ड आएगा ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बताने का सबसे जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और तभी से एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर से क्या है, पहचानना शुरू हो गया। तो एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। तो हाउ मेनी डेज पास बिटवीन 2 सक्सेसिव फुल मून नाइट, ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है वो ऑलमोस्ट क्या है, जो होता है पीरियोडिक इवेंट और डे नाइट जो होते हैं इवेंट, वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इस पे एक क्वेश्चन है, जस्ट थिंक अबाउट करके आपके इसमें दिए क्वेश्चन। तो चलो उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इंट्रोडक्शन इतना ही था। हाउ मेनी डेज पास बिटवीन 2 सक्सेसिव फुल मून नाइट, 2 फुल नाइट के बीच में कितने डेज आते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ 29.5 डेज। पूरे चांद वाली जो रात होती है, 2 रातों के बीच में कितने डेज होते हैं, 29.5। इसे अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है 30 डेज। सो 30 सक्सेसिव डेज बिटवीन 2 फुल नाइट, 2 फुल नाइट के बीच में कितने डेज होंगे, 30 डेज।
मतलब एक पूरा चांद हुआ है तो वापस उसे, पता है ना, धीरे धीरे छोटा होता है, फिर अमावस आती है, उसके बाद पूरा चांद होने में कितने दिन लगेंगे? 30 डेज लगेंगे। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन ही माना जाता है इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज द पेंडुलम एग्जिबिट? जो पेंडुलम होता है वो कौन से टाइप का मोशन एग्जिबिट करता है? तो इसका आंसर है पीरियोडिक मोशन। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन ही होता है। मतलब क्या होगा? प्रॉपर्टी चेंज होते जाएंगे और वापस से प्रॉपर्टीज क्या होंगे? सेम होंगे। वैसे ही ये क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक टेबल जैसे। तो यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है क्योंकि कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद क्या है? प्रॉपर्टी सेम हो जाती। वैसे ही चांद छोटा छोटा होता जाएगा, फिर चांद थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और फिर क्या है, जैसे ओरिजिनल था चांद वैसे ही वापस होगा। तो ये क्या है? इसको क्या कह सकते हैं? पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक इवेंट। पीरियोडिक इवेंट के आपको क्या बताने? एग्जाम्पल्स बताने। जैसे पीरियोडिक टेबल में हो रहा है कि प्रॉपर्टी चेंज होते जा रही, इनर्ट गैस क्या होगा? पूरा न्यूट्रल होगा, वापस यहाँ पे आओगे तो सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? पीरियोडिक इवेंट्स कहा जाता है। जैसे पीरियोडिक टेबल होता है, बाकी पीरियोडिक इवेंट क्या होंगे? तो हमें एग्जाम्पल बताने हैं पीरियोडिक इवेंट के। तो सबसे पहला यहाँ पे इवेंट है, जो मोशंस होते हैं अर्थ अराउंड सन, सन के अराउंड जो मोशन होता है अर्थ का, वो क्या होगा? एक पीरियोडिक मोशन है। ओके, उसकी वजह से ही तो ये मून, फुल मून नाइट, विदाउट मून नाइट ये होता है। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये तो सबको पता है कि क्या है, जो अर्थ है वो अपने आप क्या कर रही है? अपने अराउंड भी क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। और अपने अराउंड रोटेशन करते करते सन के अराउंड भी क्या कर रही है? रोटेशन कर रही। तो ये सेकंड एग्जाम्पल है। एंड थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे, मोशन ऑफ द टिप ऑफ आवर एंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। जो हमारी घड़ी है, घड़ी के अंदर का जो हैंड है, मतलब जो घड़ी के अंदर हमें पता है 2 हैंड होते हैं। एक हमें मिनट दिखाता है, छोटा वाला क्या दिखाता है? आवर्स दिखाता है, बड़ा वाला मिनट दिखाता है। इन दोनों का जो टिप है वो भी क्या होता है? ऐसे ही पीरियोडिक मोशन है। मतलब देखो, अभी 12 पे था, जाएगा, चेंज होगा, वापस 12 पे आएगा, फिर से जाएगा, वापस 12 पे आएगा। तो ये क्या है? एक पीरियोडिक इवेंट है। पीरियोडिक इवेंट मतलब प्रॉपर्टी चेंज होते जाएगी और एक ऐसा टाइम होगा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वापस आएगी। पीरियोडिक टेबल में भी वैसे ही होता है। तो ये 3 जनरल लाइफ के एग्जाम्पल है जो पीरियोडिक इवेंट दिखाते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल दिखाता है। चलो अभी हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 93 पे आपके टेक्स्ट बुक पे। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर डिस्कवर अंटिल नाउ? अभी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए? 118। तो 118 ही लिखना है। ओके, आपके बुक में जो दिया है वही लिखोगे। हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो ये होते हैं हॉरिजॉन्टल और ये होते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल क्या होते हैं? इनको क्या कहा जाता है? उन्होंने पूछा है हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रो, तो इनको क्या कहा जाता है? रो कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है यहाँ पे? पीरियड। तो कितने पीरियड और कितने रोज प्रेजेंट है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में? तो जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे IUPAC कहा जाता है, उनके हिसाब से उन्होंने इसे दिया है। तो नंबरिंग जो है पीरियोडिक टेबल का उन्होंने किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पीरियोडिक टेबल है ये क्या करता है? 7 रोज होते हैं इसके पास। 7 क्या होंगे? रो होंगे। और वो क्या होंगे? नंबर होंगे उनको 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे रो कितने होंगे? यहाँ पे 7 होंगे। और यहाँ पे क्या होते? 18 वर्टिकल कॉलम होते, पता है हमें। 1 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? पीरियड कहा जाता है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे? 18 क्या होंगे? वर्टिकल कॉलम्स होंगे।
जिनको पीरियड कहा जाता है या इनको अभी ग्रुप कहा जाता है तो हम ग्रुप ही नाम लिखते हैं। तो ये ग्रुप होंगे और ये क्या होंगे, रो। 7 रो 18 ग्रुप आपको याद रखना है। तो 18 नंबर का इनर्ट गैस होता है, वो भी हमें पता है। तो ये ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन है, पीरियड्स एंड ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम कहते हैं कि कितने पीरियड्स होंगे यहाँ पे और कितने ग्रुप्स होंगे, तो ग्रुप 18 होते हैं, पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये किसके रिकमेंडेशन पे होता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, IUPAC। ये लॉन्ग फॉर्म किसका है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इनका रिकमेंडेशन के हिसाब से क्या है, नंबर ऑफ पीरियड और नंबर ऑफ क्या है, लॉस। तो ये क्या है, एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड रूल्स है उन रूल्स को क्या करती है, यूनिवर्सली सेम करने की कोशिश करती है, ताकि पूरे यूनिवर्स में क्या हो, रूल्स सेम हो, तो जो केमिस्ट्री की स्टडी वो थोड़ी सी इजी हो जाए। तो IUPAC के रिकमेंडेशन पे ही क्या हुआ है, जो पीरियड और ग्रुप है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या किए जाए, उनका नंबर फिक्स होता है। ये और भी बहुत कुछ करता है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे तब हम इसके बारे में बात करनी। तो चलो अभी क्वेश्चन है, राइट द नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अभी जो पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं, आपने स्कूल लेवल पे देखा होगा, आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में भी आपको देखने को मिलेगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये लास्ट पेज पे दिया है पीरियोडिक टेबल, उसे आप देख सकते हो। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके हमें स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसे ही क्या कहा जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कितने एलिमेंट है इसमें, 118 एलिमेंट है। ओके, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज़ द नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम। तो ऐसे वर्टिकल कॉलम और ऐसे हॉरिजॉन्टल कॉलम की वजह से क्या हुए, ऐसे नंबर ऑफ बॉक्सेस बने जिसमें हम एलिमेंट को क्या करते, अरेंज करते। ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो क्या है इसके बारे में, दूसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन का, द हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड एज पीरियड। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगे ऐसे, इनको क्या कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है। ओके, एंड द वर्टिकल कॉलम, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। तो ये होंगे पीरियड और ये होंगे ग्रुप। तो पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं, और ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को यहीं पे। ओके, तो थर्ड पॉइंट वही है, द पीरियड्स आर नंबर एज 1 to 7 एंड ग्रुप आर नंबर्ड एज 1 to 18। पहला 1 2 3 4 ऐसे कितने होंगे, 18, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने होंगे, 7। ओके, तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट इसके बारे में देखो क्या है, द 118 कितने बॉक्सेस होंगे, 118 बॉक्सेस क्या होंगे यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अभी तक 118 एलिमेंट्स क्या हुए, डिस्कवर हुए। तो अभी तक इतने टिल द डेट इतने डिस्कवर हुए। तो मैनमेड भी है इसमें कुछ बहुत सारे, तो 118 में बहुत सारे मैनमेड भी है, तो हमें बाद में देखना है मैनमेड कौन से है, कैसे उनको नाम दिए गए। तो मैनमेड इंक्लूड होके 118, तो कितने बॉक्सेस प्रेजेंट होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 118 बॉक्स। मतलब हर एलिमेंट को क्या है यहाँ पे एक डिफरेंट बॉक्स मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। तो 4 ब्लॉक होते, पहला होता है एस ब्लॉक, तो यहाँ पे सिर्फ 2 क्या होंगे, ग्रुप होंगे। तो कौन से ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक में, तो यहाँ पे एस ब्लॉक में होता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या होंगे, एस ब्लॉक की। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एस ऑर्बिटल में आता है। हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन sp-d-f। तो देखो जैसे सोडियम है, इसका 11 होगा, तो क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया है, एस में, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। हाइड्रोजन 1, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया है, एस में, तो ये एस का मेंबर हो गया। तो एलिमेंट क्या होते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आता है वो उस ऑर्बिटल में क्या आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो पहला होता है एस ब्लॉक, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे मेंबर क्या है, एस ब्लॉक के। ओके, दूसरा आता है यहाँ पे पी ब्लॉक आता है, उसके बाद आता है डी ब्लॉक, और यहाँ पे आता है एफ ब्लॉक।
तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज क्या होंगे, इसमें होंगे। डी ब्लॉक जो बीच का ब्लॉक होता है, तो आपने पीरियोडिक टेबल को देखा होगा, ऐसे होता है। तो ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी, और नीचे जो दो सीरीज होती है वो क्या हो गए, एफ। तो ऐसा क्या होगा हमारा पीरियोडिक टेबल। तो इतने सारे क्या होंगे उसमें ब्लॉक होंगे। ओके, तो उसमें नीचे क्या दिया है देखो, 2 ग्रुप्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो लेफ्ट के ये जो 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये क्या होंगे, एस के मेंबर होंगे। ओके, दे आर द फ्रॉम द एस ब्लॉक। 6 ग्रुप ऑन द एक्सट्रीम राइट कंस्टिट्यूट द पी। तो यहाँ पे जो 6 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6, ये क्या होंगे, पी होंगे। मतलब थर्टीन से लेकर 18 तक क्या हो गए, पी हो गए। उसके बाद जो 10 ग्रुप है बीच के, यहाँ पे कितने होंगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब 3 से लेकर 12 तक ये कौन से हो गए, डी। और नीचे के जो 2 है ये क्या हो गए, एफ, जैसे मैंने बताया था वैसे ही। तो लास्ट के 2 सीरीज होती है, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आता है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आता है। तो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसे कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहो या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहो, ये ऐसे क्या होगा, फॉर्म होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हमें देखना है पीरियोडिक टेबल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या रिलेशन है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तब में भी हो सकता है उसे 1-2 लेक्चर लगे, क्योंकि सबके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है। तो पढ़ते रहो बच्चों। आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला नहीं था, क्योंकि इसमें से बहुत सारा पार्ट आपका 10th में हो चुका है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे बहुत सारे पीरियोडिक के ऐसे ट्रेंड्स जो अभी तक आप लोगों को पता नहीं। तो पढ़ते रहिए। ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए ऐसा ही चलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ है उन प्रॉपर्टी पे ही क्या है, ट्विस्ट करके क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो पढ़ते रहो बच्चों, खुद का ख्याल रखो, नोट्स बनाओ। थैंक यू वेरी मच।